फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई न्यू वैकेंसी जो आई है उसी को लेकर चलते हैं, जिसका फॉर्म जो है वो 15 अप्रैल से मतलब शुरू हो जाएगा भराना। तो उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में तो तैयारी हम लोग अभी से ही करेंगे ताकि ज़्यादा लेट ना हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रोजगार विथ अंकित जो कोचिंग सेंटर है उसी के जरिए यूट्यूब चैनल है, उसका रोजगार पब्लिकेशन का जो बुक आया है उसी को हम लोग कवर करेंगे। लेखक जो है वो अंकित भाटी सर हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक ये होने वाला है और ये आप जानते ही होंगी, रोजगार विथ अंकित काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये बुक भी है जो है वो ज़बरदस्त बनाता है। तो आइए वीडियो को जो है बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिए। तो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई सिलेबस अभी तक आप लोगों को नहीं पता है तो हम बता देते हैं। यहाँ से 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस आता है यानी जीके आता है, और 35 नंबर का यहाँ पर क्या आता है, तो 35 नंबर का हमारा आता है वो मैथ आता है, और 35 नंबर का आता है रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग 35 नंबर का 70 नंबर, और ये और कितना आता है, तो जीके जो आता है वो 50 मार्क्स का, और टोटल क्वेश्चन जो होंगे, टोटल क्वेश्चन जो हो जाएंगे वो आरपीएफ में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है सभी का किस किस टॉपिक से मैथ में, और ये अर्थमेटिक्स मैथ से क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। और रीजनिंग सिलेबस तो आपको पता ही होगा। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो दिया गया है यहाँ पर भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है। तो आइए हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होगा सभी, और इसका फुल डिस्कशन जो है इसके नीचे ही दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। तो बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये आरपीएफ कांस्टेबल 24/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बोध गया में हुई थी। यहाँ पर इसका व्याख्या दिया गया है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जरूर से जुड़ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट दिया गया है, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है, गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं वह जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस सभी पॉइंट को ध्यान दीजिएगा और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सुश्रुत को जाना जाता है। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। यहाँ पर इसका व्याख्या दिया गया है, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना जाता है। सुश्रुत के आचार्य धन्वंतरी थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया था। प्राचीन काल के सबसे महान शल्य चिकित्साओं में सुश्रुत में का विशेष स्थान था। नेक्स्ट है चरक के बारे में दिया गया है। तो चरक ये आयुर्वेद के क्षेत्र में से संबंधित थे। चरक ने आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता नामक पुस्तक लिखा था। ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? ये भी 2019 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का जो अर्थ होता है, यहाँ से देखिए इसका आंसर, बौद्ध धर्म में जो है वो अभय मुद्रा का अर्थ जो होता है वो निर्भीकता होता है। ध्यान दीजिएगा,
इसका डिस्कशन इधर दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर इसका डिस्कशन दिया गया है, विकल्प भी सही है। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ जो होता है वो निर्भीकता होता है। अभय मुद्रा को सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर प्रश्न, विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, शिफ्ट 1 का। राइट आंसर हो जाएगा ए, गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से इसका डिस्कशन देखिए, विनय और सूत पिटक बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। त्रिपिटक की भाषा जो है वो पाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध के त्रिपिटक कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो स्तूप जो बनाए गए थे ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 2 का प्रश्न है। स्तूप जो बनाए गए थे, राइट आंसर हो जाएगा ये, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। यहाँ पर इसका फुल डिस्कशन दिया गया है। स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है टीला या ढेर होता है। नेक्स्ट देखिए, स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला या ढेर होता था। नेक्स्ट दिया गया है, स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल के प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट देखिए, स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? इसका ऑप्शन इधर, प्रथम बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र जो है वो प्रथम उपदेश को दर्शाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा और ये रोजगार पब्लिकेशन का बुक है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया गया है इसे दबाना ना भूलिए। तो आइए हम लोग अब व्याख्या कर लेते हैं। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश जो है वो कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक कमल और सांड है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण का प्रतीक जो है वो स्तूप है। नेक्स्ट देखिए, पद्मपणि बोधि उत्सव के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। ये आरपीएफ एसआई 10/1/2019 शिफ्ट 3 का प्रश्न है। नेक्स्ट इसका व्याख्या देखिए, तो पद्मपाणि बोधि उत्सव के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। पद्मपाणि बोधि उत्सव के चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल, यहाँ से देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गोल्डन ईगल था। ये आरपीएफ एसआई 2019 शिफ्ट 2 का प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए, व्याख्या दिया गया है। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक जो था वो गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। अगला यहाँ से देखिए 9 नंबर प्रश्न, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है? ये आरपीएफ एसआई 2019 का प्रश्न है। तो शिलालेखों के अध्ययन को जो है वो एपिग्राफी कहा जाता है। यहाँ पर इसका व्याख्या किया गया है। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेखों को पुरालेख भी कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रमुख स्रोतों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही
कालानुक्रम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ए पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल आता है और बाद में नव पाषाण काल आता है। यहाँ से हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता को कि प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है 11 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ए बैल देखा जाता था। व्याख्या इसका दिया गया है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते थे। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 12 नंबर, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो भारतीय नेपोलियन जो है उस समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। इसका व्याख्या देख लीजिए। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा दी गई थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, पल्लव वंश राजवंश के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन 2 दिए गए हैं, सिंह, विष्णु और कृष्णा। नेक्स्ट, पल्लव वंश के संस्थापक जो थे वो थे कौन थे, तो सिंह विष्णु थे। इसका यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये ए हो जाएगा ना, सिंह विष्णु। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। नंदीवर्मन तथा महेंद्र वर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट, सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जैन धर्म से। यह आरपीएफ कांस्टेबल 2019 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। यहाँ से देखिए इसका व्याख्या, दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिधम पिटक। यहाँ से देखिए, अभिधम पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम पिटक बुद्ध के त्रिपिटकों में से एक है। अभिधम पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी विद्वतापूर्ण सारांश व विश्लेषण करता है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का भी अभिन्न अंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी, हड़प्पा हो जाएगा। आरपीएफ एसआई 2019 का प्रश्न है। यहाँ से इसका व्याख्या देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो स्थल जो है वो किस नदी पर, तो सिंधु नदी पर
के तट पर स्थित है। लोथल लोथल स्थल की खोज वर्ष 1954 ईस्वी में डॉक्टर SR राव ने की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था, इसको ध्यान में रखिएगा। लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कालीबंगन। कालीबंगन स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगन के स्थल के उत्खनन का श्रेय BK थापर तथा BB लाल को जाता है। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? RPF SI 2019 का प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चोल से। यहाँ पर प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित है। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस अभिलेख के माध्यम से चोलकालीन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न। सिंधु घाटी के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, धौलावीरा से। RRB NTPC 2021 शिफ्ट 2 का प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए सिंधु, इसका व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के धौलावीरा स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा स्थल की खोज वर्ष 1967-68 ईस्वी में JP जोशी ने की थी। कालीबंगा के बारे में देख लीजिए, तो इस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखिए कोटदीजी। इस स्थल के से कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है लोथल। लोथल, इस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो। अभी हमने देखिए, इसको देख लीजिए। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला है? ये RRB ग्रुप D 2018 का प्रश्न है, तो आइए देख लेते हैं। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D ऑप्शन। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला या फिर मृतकों का टीला है। इसका एक और पॉइंट देखिए, मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को जो है वो कोसल नाम से जाना जाता था। RRB NTPC 2017 का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, प्राचीन काल में अवध को कोसल नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कोसल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। ध्यान दीजिएगा, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य के संस्थापक था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, गोपाल हो जाएगा। RPF SI 2019 में पूछा गया था ये प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इसका व्याख्या कर लीजिए पहले। तो पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक भी था और पाल साम्राज्य का उदय जो हुआ था वो 8वीं शताब्दी में हुआ था। पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। यहाँ से देखिए, पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और आगे देखिए, यहाँ से 22 नंबर सवाल, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है? RPF SI 2019 का प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा D, अथर्ववेद को। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लीजिए। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं। इनकी संख्या जो है वो टोटल 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। चारों वेदों में अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 इधर दिए गए हैं वेद में, यानी ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,462 मंत्र, यानी जिसको ऋचाएँ भी बोलते हैं, वो है। यजुर्वेद के बारे में देखिए, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद।
यहाँ से देखिए यज्ञ संबंधित विधि विधानों यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सामवेद, यह चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। इस वेद का संबंध संगीत से है। तो पूछेगा संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर प्रश्न, रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हर्ष है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता हर्ष थे। यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल का ही प्रश्न है। हर्ष बाणभट्ट के दरबारी कवि थे। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा जो है वो संस्कृत थी। हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष का संबंध पुष्यभूति यानी वर्धन वंश से था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चोल वंश की। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजराज चोल ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजाराज चोल के नाम पर राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट, बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। वर्ष 1987 में ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इसका व्याख्या देख लीजिए। 1 नंबर ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। अगला सवाल, और यहाँ से दूसरे तीर्थंकर जो थे 2 नंबर पर है अनंतनाथ दिया गया है। जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ थे। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है इसीलिए इसको दिया गया है। और पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। कांस्टेबल शिफ्ट 2019 का है। प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। आगे देखिए, सांची स्तूप बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे बड़ा स्तूप भी कहा जाता है। वर्ष 1989 ईस्वी में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है। यहाँ से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में के दौरान भारत का दौरा किया था। बौद्ध धर्म व उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से फाहियान ने भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा की थी। अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान ने 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बसादिस कहा जाता था। आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 का प्रश्न है। तो जैन मठ संस्थानों को बसादिस कहा जाता था। बसादिस जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा का स्थान होता था। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। बसादिस जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों के मंदिर होते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिंबिसार गुप्त वंश। राइट आंसर हो जाएगा बी, बिंबिसार गुप्त वंश। यहाँ पर देखिए बिंबिसार व्याख्या इसका, बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था जो कि गलत दिया गया है, गुप्त वंश। चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से है और राजा राज का संबंध चोल वंश से है और कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? तो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन 1500 से 600 ईसा पूर्व। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज ये शिफ्ट 2 का प्रश्न है।
यहाँ से देखिए इसका व्याख्या, भारत में वैदिक काल की अवधि वर्ष 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। यहाँ से देखिए वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 थे। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थे, 16 महाजनपद थे। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। तो यहाँ से देखिए, आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या 16 थे महाजनपद बन गए थे। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उद्भव 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था। यहाँ से नेक्स्ट दिया गया है, प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तुर निकाय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत के 16 महाजनपद निम्नलिखित है। तो अंग है, मगध है, काशी है, वज्जी है, वत्स है, अवंती है, कौशल है, पंचाल है, मल है, कुरु है, चेदी है, कंबोज है, मत्स्य है, सूरसेन है, गंधार है, अस्मक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? ये आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 का प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वैशाली में हुआ था। यहाँ से देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली नामक स्थल पर हुआ था। यहाँ से देखिए, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार नामक स्थल पर हुई थी। नेक्स्ट देखिए, मिलिंद पन्हो में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नागसेन ने दिया। आरपीएफ एसआई 2019 का प्रश्न है, शिफ्ट 2 का। नेक्स्ट यहाँ पर इसका व्याख्या देखिए, मिलिंद पन्हो में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन ने दिया था। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है। इसमें मिलिंद तथा नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुई वार्तालाप वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कापतपुरम में। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है, शिफ्ट 3 का। इसका व्याख्या देखिए, तो दूसरा तमिल संगम कापतपुरम स्थान पर हुआ था। प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनको तमिल कवियों का समागम कहा जाता था। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से है। पहला तमिल संगम तथा तीसरा तमिल संगम मदुरै स्थान पर संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध जो है वो किस देश से है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, चीन से। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान का संबंध जो है वो चीन देश से है। फाहियान भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का मत अनुयायी था फाहियान। अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान 6 वर्षों तक यहीं रहा। नेक्स्ट है, फाहियान बौद्ध धर्म तथा उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सिद्धार्थ था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। ध्यान दीजिएगा, चन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी तथा सेवक था। कंथक गौतम बुद्ध का घोड़ा था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जेंद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? आरपीएफ एसआई शिफ्ट 2 का। राइट आंसर हो जाएगा सी, पारसी धर्म से। यहाँ पर देखिए, जेंद अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ बाइबल है। सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है और इस्लाम धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ कुरान है। नेक्स्ट देखिए, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और
बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थंकर बने? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कौन से? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 23वें थे। और 24वें जो थे वो महावीर स्वामी थे, अभी हमने बता दिया। ये RRB ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। इसका हम लोग व्याख्या देखिए। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह 23वें जैन तीर्थंकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अदित पर्याय सूत को। RRB NTPC 2021 का प्रश्न है। इसका व्याख्या देखिए। गौतम बुद्ध के अदित पर्याय सूत उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस उपदेश में गौतम बुद्ध ने इंद्रियों तथा मन से और वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति का उपाय बताया है। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर प्रश्न, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अश्वघोष ने लिखा है। RRB NTPC शिफ्ट 2 का प्रश्न है। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में राजकवि था। अश्वघोष सौंदरानंद काव्यम की भी रचना की थी। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन को माध्यमिक मत एवं शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर सवाल, निम्न में से किसे संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, तोलकापियम। RPF कांस्टेबल शिफ्ट 3 का प्रश्न है। संगम साहित्य का तोलकापियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। इसका संबंध तमिल साहित्य के दूसरे संगम से है। नेक्स्ट है मणिमेगलई, यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना कवि चितलाई चतनार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है शिल्पदीकारम, यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिसकी रचना इलांगो अदिगल द्वारा की गई थी। जीवक चिंतामणि, यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना जैन मुनि तिरुकरदेव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शिल्प शास्त्र। RPF कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा सी, वैदिक ग्रंथ शिल्प शास्त्र शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है। शिल्प शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प तथा कला के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है गंधर्व वेद, यह 4 उपवेदों में से एक है। अन्य 3 उपवेद कौन कौन से हैं? तो धनुर्वेद है, शिल्प वेद है तथा आयुर्वेद है। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर सवाल, पहली जैन परिषद या संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? RPF कांस्टेबल 2019 का प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र में। पहली जैन परिषद या संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तथा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर व्याख्या है, दूसरी जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वर्ष 512 ईसा पूर्व में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न जो है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित है? नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन लिखा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, महाभारत। ऋषि वेद व्यास द्वारा महाभारत महाकाव्य लिखा गया था। यह RPF कांस्टेबल का ही प्रश्न है। रामायण की रचना बहुत बार पूछता है महर्षि वाल्मीकि। शिल्पादिकारम की रचना इलांगो आदिगल और जीवक चिंतामणि की रचना तिरुकर देवर। नेक्स्ट देखिए पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, व्याकरण है। यहाँ से देखिए पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय जो है व्याकरण है। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी के 8 अध्याय हैं। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर प्रश्न, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अभी हमने बताया दंतीदुर्ग था। यहाँ से देखिए राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। दंतीदुर्ग को दंतीदुर्ग प्रथम भी कहा जाता है।
राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल 6वीं से 13वीं शताब्दी तक था। राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत के उत्तरी, दक्षिणी तथा मध्य भाग पर शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार था। कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था और बिंदुसार ने लगभग 27 वर्षों तक शासन किया था। बिंदुसार ने को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया? यहाँ से ऑप्शन दिए गए हैं। राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यहाँ से इसका व्याख्या देखिए, इस सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष को ही भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का निर्माण लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुषाण वंश के। आरपीएफ एसआई 2019 का प्रश्न है। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का महान राजा था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गंधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न होगा इस सेशन का, हड़प्पा सभ्यता के गर्भों को डैश पैटर्न में रखा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, रेक्टेंगुलर ग्रिड में। आरपीएफ एसआई का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न में शहरों या कस्बों की सड़कों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट जो है वो हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के पास जो भी आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई की तैयारी कर रहे हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। डेली जो होगा हमारा वो 12 बजे शाम को यानी दोपहर में वो क्लास चलेगा और उसमें हम लोग जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं आरपीएफ में, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग 50 प्रश्नों को डेली कवर करेंगे। ये सटीक प्लान है मेरा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।